नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज हम आपको जानकारी देंगे उड़द की खेती के बारे में। आमतौर पर इसका प्रयोग दाल के रूप में होता है, जो कि अपने आप में काफी गरिष्ठ मानी जाती है। कहते हैं अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो तभी इसे खाना चाहिए, पर इसकी खेती के लिए पाचन की नहीं बल्कि खाद, खेत और जलवायु की आवश्यकता है। किस तरह की वो हम आपको बताएंगे। हमारे देश में दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है और अभी भी देश में दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में उसे आयात करना पड़ता है। उड़द की अच्छी पैदावार दाल की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारे देश में काफ़ी कमी है। और अगर देखा जाए तो दालों की ही काफ़ी कमी है, क्योंकि हमारे अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, तो हमारे यहाँ प्रोटीन की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें दलहनी फसल ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। इस समय हमारा देश काफ़ी मात्रा में दालों को विदेशों से आयात करता है, जिससे हमें हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दालों का उत्पादन अपने यहाँ बढ़ाएं। सरकार की तरफ से उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे पैदावार बढ़े और देश दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। उड़द की खेती बहुत ही कम मात्रा में भारतवर्ष में हो रही है और इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए जो है सरकार जायद में उड़द की खेती के लिए जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है और इस पर जो है कुछ किसानों को सुविधाएं भी दे रही है। उड़द की दाल में भरपूर प्रोटीन की मात्रा होती है, इस वजह से ये बेहद उपयोगी है। देश की बड़ी जनसंख्या प्रोटीन के मामले में दालों पर ही निर्भर है। ऐसे में उड़द की अच्छी पैदावार से न केवल दाल की मांग पूरी होगी बल्कि खेत भी उपजाऊ होंगे। जब दालों की बात आती है और वो भी खरीफ मौसम की या गर्मी की बात आती है, तो उड़द एक ऐसी दाल है जिसका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी है। और साथ ही साथ में जो किसान भाई दालों की खेती करते हैं, उनको न केवल उत्पादन मिलता है बल्कि उनकी जो खेत है वो भी उपजाऊ होता है, क्योंकि इनकी जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, इनकी जड़ों में गांठें होती हैं और इन गांठों में एक किस्म के जीवाणु रहते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। उड़द की दाल के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पानी की निकासी की बेहतर सुविधा हो। दालों की खेती के लिए अधिक पानी की आमतौर पर तो जरूरत नहीं होती, लेकिन खेत में अधिक समय तक पानी रुकने से फसल को नुकसान जरूर हो सकता है। जब हम दाल की फसल की बात करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम किस प्रकार के खेत का चुनाव करें। जितनी भी हमारी दालें हैं ये कम पानी में ज़्यादा अच्छी पैदावार देती हैं, यानी कि हमें इस प्रकार के खेत का चुनाव करना है जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो, मिट्टी उपजाऊ हो और अगर आवश्यकता पड़ने पर हम सिंचाई दे सकें। क्योंकि दालें जो है कम पानी में अच्छी पैदावार देती हैं, तो हमें उड़द के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना है जहाँ पे जल निकासी की सुविधा अच्छी हो, मिट्टी दोमट या रेतीली हो, उपजाऊ हो और इस प्रकार के खेत में जो है दलहनी फसल अच्छी होती है। क्योंकि पानी से हमेशा दालों को दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी खेत में खड़ा हो जाता है, तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि खेत का चुनाव ठीक प्रकार से हो। बुआई से पहले तय मानक के अनुसार खेत में देसी खाद और उर्वरक का प्रयोग जरूर करें ताकि फसल को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल सके। बुवाई से पहले यह भी आवश्यक है कि हम नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की जो संस्तुति है उसके आधार पर 15 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास हम खेत में बुवाई से पहले ही मिला दें। इसके लिए आवश्यक है कि अगर हम फास्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट से पूरा करते हैं तो हमें फिर आवश्यकता नहीं है, और यदि हमने सिंगल सुपर फास्फेट से नहीं इस्तेमाल किया है तो हमको 200 किलो जिप्सम पर हेक्टर के हिसाब से जो है इस्तेमाल करना चाहिए। खेत को बुआई के लिए तैयार करने के बाद
बीज की सही किस्म का चुनाव जरूर करें और इसके लिए अपने क्षेत्र और जलवायु को भी अपने ध्यान में जरूर रखें। उड़द की खेती करने के लिए आवश्यक है कि उन्नतशील जातियों का सबसे पहले चयन किया जाए। तो इसके लिए पंथ यू 19, पंथ यू 35, नरेंद्र 1, आज़ाद 1, आज़ाद 2, ये बहुत ही उन्नतशील जातियां हैं। नरेंद्र 1 के लिए ये आवश्यक है कि ये फरवरी के में ही बो दी जाए। देश के एक बड़े हिस्से में उड़द की खेती की जाती है और इसे देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थानों ने क्षेत्र विशेष की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से प्रजातियों को विकसित किया है, जिसका लाभ आप जानकारी के अनुसार उठा सकते हैं। खेत के चुनाव के बाद बारी आती है कि किस्मों की। उड़द के क्षेत्र में कई सारी अच्छी किस्में हैं। पहले एक बहुत पुरानी किस्म होती थी टाइप 9, लेकिन टाइप 9 के बाद में कई ऐसी किस्में आई हैं जो न केवल ज़्यादा पैदावार देती हैं बल्कि रोगों के प्रति रोग रोधी क्षमता भी है और साथ ही साथ में इन किस्मों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। अब बात आती है कौन कौन सी वो नई किस्में हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म है आज़ाद उड़द 3। ये एक ऐसी किस्म है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, अच्छी पैदावार देती है और इसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप कम होता है। दूसरी जो खास किस्म है वो है शेखर 3। ये भी ऐसी किस्म है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा, पंजाब में लगाई जा सकती है। ये भी कम अवधि की फसल है, अच्छी पैदावार देती है और पैदावार देने के साथ साथ में इससे जो दाल के दाने हैं वो भी बड़े चमकीले और अच्छे होते हैं। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। गुजरात के बहुत सारे हमारे किसान भाई, गुजरात में उड़द की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है या मध्य भारत में होती है, तो वहाँ के लिए जो अच्छी किस्म है वो गुजरात उड़द 1। ये ऐसी किस्म है जिसकी खेती हम गुजरात के साथ साथ राजस्थान और साथ साथ में महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है और जो इसकी अवधि है वो मध्य अवधि की है। ये लगभग पकने में लगभग 80 से 85 दिन लेती है, तो इसकी भी खेती की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 किस्में ऐसी हैं जो पंतनगर से निकली हैं, पंत उड़द 31 और पंत उड़द 40। ये भी ऐसी किस्में हैं जिनकी खेती की जा सकती है और काफ़ी अच्छी पैदावार ये देती हैं और ये सभी किस्में रोग रोधी भी हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी उड़द के बारे में जानकारी हमारी लगातार चलती रहेगी। जितनी जल्दी गांठें बनेंगी उतना न केवल पौधा स्वस्थ रहेगा बल्कि उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में भी ऐड हो जाएगी, जिनकी मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है। जो फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया वाला जो जीवाणु है उसको भी हम इस्तेमाल करने से ना भूलें। जब राइजोबियम का टीका लेते हैं तो वो दलहनी फसल के नाम से साथ लिया जाता है। जैसे उड़द के लिए आपको बोलना पड़ेगा हमें उड़द के राइजोबियम का टीका चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज बात हो रही है उड़द की खेती से जुड़ी हुई। आमतौर पर दाल वाली फसलों के बीज उपचार में अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत होती है। फफूंदीनाशक दवा और जीवाणु खाद से बीज उपचार कर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पैदावार लेने के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं इनके अंदर जीवाणु खादों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जीवाणु खादों से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें खाद कम डालना पड़ता है, दूसरा इनकी जड़ों में गांठें जल्दी बनती हैं और जितनी जल्दी गांठें बनेंगी उतना न केवल पौधा स्वस्थ रहेगा बल्कि उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में भी ऐड हो जाएगी, इनकी मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है। तो जब ये बीज के उपचार की बात आती है तो जो भी हमारी फसलें हैं दाल वाली, उनमें 2 चीज़ों से बीज का उपचार करना पड़ता है। एक तो फफूंदीनाशक दवा से, जिससे कि उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे और हमारा बीज का जमाव बड़ा अच्छा हो। उसके बाद जो उपचार करना होता है जीवाणु खाद से। इनमें जो उपचार करते हैं जीवाणु खाद से, उसमें 2 जीवाणु खाद विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। पहला है राइजोबियम कल्चर, यानी कि राइजोबियम का टीका। जब राइजोबियम का टीका लेते हैं तो वो दलहनी फसल के नाम से साथ लिया जाता है। जैसे उड़द के लिए आपको बोलना पड़ेगा हमें उड़द के राइजोबियम का टीका चाहिए। उसके साथ में दूसरा जो टीका है वो है PSB, यानी कि फास्फोर सोलराइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोर घुलनशील जीवाणु। ये 2 टीके अगर आप लगाते हैं तो आपको खाद देने की मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल बड़ी अच्छी आएगी। टीका लगाने का तरीका बहुत साधारण है कि आप अगर आपके पास आजकल ये टीके तरल अवस्था में भी उपलब्ध है और साथ साथ में ये पाउडर में उपलब्ध है। अगर तरल अवस्था में आप ले रहे हैं तो जो भी आपके पास टीका है उसको 1 एकड़ के बीज में डाल लें और पूरे बीज को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर दें, मिला दें, जिससे पूरे बीज के ऊपर उसका एक आवरण सा बन जाए।
लेकिन अगर जो टीका आपका पाउडर फॉर्म में है तो लगभग आप आधा या 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 50 से 100 ग्राम गुड़ लेंगे और इसको उबालेंगे अच्छी तरह से। उबालने के बाद इस घोल को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में ये दोनों टीके, राइजोबियम का टीका भी और पीएसबी का टीका भी, दोनों को इस घोल में मिला लेंगे और मिलाने के बाद इस घोल को हम 1 एकड़ के बीज पर डालेंगे और बीज को अच्छी तरह उपचारित कर देंगे, जिससे पूरे बीज पे उसका आवरण सा बन जाए। और फिर इस बीज को हम छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। हमारे किसान दोस्त अपनी सुविधा के अनुसार बीज उपचार के लिए थीरम, कैप्टॉन या बावस्टीन का प्रयोग संतुलित मात्रा में जरूर करें। पहले तो हम फफूंदी और विषाणु रोग के लिए थीरम कैप्टॉन से हम इसको उपचारित कर लें। तो यदि हम थीरम से उपचारित करते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या अगर कैप्टॉन लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, और अगर हमने बावस्टीन लिया है तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेते हैं। इन सारी दवाइयों के अलावा उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना जरूरी है, क्योंकि बीज की मात्रा के अनुसार जीवाणु खाद लें और निर्देशानुसार बीजों का उपचारण जरूर करें। जब यह बीज उपचारित हो जाता है उसके बाद फिर हम जो है राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर जो ये एक जीवाणु खाद है और इसका 200 ग्राम का पैकेट जो है वो 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके उपचारित करने के लिए क्या करते हैं कि हम 1/2 लीटर यानी आधा लीटर पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ घोल लेते हैं, और गुड़ को घोलने के बाद उसमें जो है वो 200 ग्राम जो है हमारा जो राइजोबियम कल्चर है उसको उसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से वो गाढ़ा गाढ़ा जो है लेई की तरह लेप बन जाता है। इसको हम धीरे धीरे जो है बीज के ऊपर डालते हैं, और बीज के ऊपर डालने से जो है ये धीरे धीरे बीज के ऊपर जो है चिपक जाता है। उसके पश्चात पीएसवी जो फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया वाला जो जीवाणु है उसको भी हम इस्तेमाल करने से ना भूलें। इसके लिए भी बिल्कुल वही विधि है जो राइजोबियम कल्चर में हम पानी में गुड़ मिला करके और उसमें डालते हैं। उसी तरीके से 200 ग्राम का पैकेट पीएसवी का लेकर के और उसको उसी में मिला करके घोल बना लें और उसी में बीज को डालें। बीज उपचारित होने के बाद तय मानक के अनुसार प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा का उपयोग करें और बीजों की प्रजातियों के हिसाब से बीजों की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। 15 से 18 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, और इस बीज को जब हम बोएंगे तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम खेत की तैयारी कर लें, और खेत की तैयारी करने के लिए जो है सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर लेते हैं, और उसके पश्चात 2 जुताइयाँ या 3 जुताइयाँ देसी हल से कर लेते हैं, और उसके बाद हर जुताई पर जो है हम पाटा लगाते हैं, और इस तरीके से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। आमतौर पर जब हम उड़द की खेती की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें, और इससे पौधे को खाद, पानी, धूप, हवा सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आपकी पौधे की बढ़त बेहतर होगी। लाइन से लाइन की दूरी जो है वो हम 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी जो है लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे, और इसको जो है हम इसकी बुवाई कर देंगे। इसकी बुवाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो है लाइन से लाइन की दूरी में कोई भी अंतर ना आने पाए, और जैसा कि मैंने बताया है कि नरेंद्र 1 को फरवरी के अंदर ही बुवाई कर दें। बाकी जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक जो है इसके लिए उपयुक्त समय बुवाई का समय होता है। खेत में खरपतवार फसल के दुश्मन होते हैं और इनकी सफाई इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके साथ ही निराई गुड़ाई कर देने से भी मिट्टी में हवा का संचार अच्छा हो जाता है, जो पौधे के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। जब आपने दाल लगा दी है, टीका भी लगा दिया है, तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो खरपतवारों की आती है, क्योंकि बरसात के मौसम में और इवन गर्मी के मौसम में भी खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि 15 से 20 दिन बाद बुआई के
एक बार खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं, एक व्हील हैंड आती है, यानी कि पहिए वाली एक आपका गुड़ाई यंत्र आता है, इससे आप करते हैं तो एक तो मिट्टी लूज हो जाती है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, और जितना मिट्टी में पानी हवा का आवागमन बढ़ेगा उतना ही जड़ों का अच्छा विकास होता है, और जितना जड़ों का अच्छा विकास होगा उतनी ही फसल अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वैसे भी दाल की खेती में पानी की कम जरूरत होती है। उड़द के खेत में 1 या 2 पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी के प्रबंधन में सचेत रहें और सही समय पर सही मात्रा में ही पानी दें। अगर आप गर्मी के मौसम में लेते हैं तो इसमें 1 या 2 पानी की जरूरत पड़ेगी। एक पानी आपको लगाना है जब आपकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास हो जाए, और जो दूसरा पानी लगाना है जिसमें फली बन के तैयार हो और पकने को तैयार हो, तो फली में जब दाने का विकास हो रहा हो उस समय लगा सकते हैं। तो 2 पानी में बड़े आसानी से आप गर्मी के मौसम में इसको ले सकते हैं। और अगर बरसात के मौसम में उड़द की खेती कर रहे हैं तो फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब बरसात ज़्यादा हो जाए जल निकासी हो, जिससे कि आप उसको खेत को आप जो ज़्यादा पानी है उसको निकाल सकें, अन्यथा ये पानी नुकसान कर सकता है। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको उड़द के खेत से बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। कार्यक्रम में रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये ध्यान विशेष रखना है कि कभी भी उपचारित बीज को धूप में नहीं छोड़ना है, अन्यथा इसके सारे जो जीवाणु वो मर जाएंगे। बीज को उपचारित करने से हमारी जो फफूंदी जनित रोग हैं या विषाणु जनित रोग हैं उनसे हमको जो है छुटकारा मिल जाएगा। पौधे को खेत में जुताई कर देंगे तो यही पौधे हरित खाद का भी काम करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम आपको बता रहे हैं उड़द की खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी और बड़ी बातें। जहां तक उड़द की खेती से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियों की बात है, इसका असर सीधे तौर पर फसल की पैदावार पर पड़ता है। हमारे किसान दोस्त इन्हें अपनाकर अपनी पैदावार को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बीज को उपचारित करने से हमारी जो फफूंदी जनित रोग हैं या विषाणु जनित रोग हैं उनसे हमको जो है छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसलिए वातावरण में जो 70 से 75% नाइट्रोजन है, तो दलहनी फसल की जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, जिससे भूमि का उर्वरा स्तर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। उपचारित बीज को गलती से भी धूप में नहीं छोड़ें, और बुआई से पहले खेत की नमी का खास ख्याल रखें, नहीं तो आपका बीज आगे चलकर अंकुरित नहीं होगा। ये ध्यान विशेष रखना है कि कभी भी उपचारित बीज को धूप में नहीं छोड़ना है, अन्यथा इसके सारे जो जीवाणु वो मर जाएंगे, और ना ही टीके को धूप में छोड़ना है। और बुआई के जब करें तो खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में अगर थोड़ी सी भी नमी कम होती है तो आप बीज तो डाल देते हैं लेकिन वो उग के बाहर नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है या तो बारिश के बाद लगाएं या सिंचाई देने के बाद ही आप बुआई करें, जिससे आपका पूरा का पूरा दाल जो है जमकर बाहर आ जाए। उड़द की खेती से लाभ ही लाभ है। तैयार फसल के बाद इसके पौधे को खेत में जोतने से हरी खाद मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी कर सकते हैं। पौधे को खेत में जुताई कर देंगे तो यही पौधे हरित खाद का भी काम करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो काट के भी आप इसको निकाल के बाद में जो पौधे का आपको जो आपके पास स्ट्रा मिल जाता है, भूसा रह जाता है, इसको आप जानवरों को खिलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। हमारे देश में तेजी से खेतीहर जमीन का आकार छोटा होता जा रहा है, और ऐसे में सरकार को सीमांत किसानों को देखते हुए नीतियों में बदलाव लाना जरूरी है, जिससे छोटे किसान आर्थिक तौर पर सशक्त और सक्षम हो, इसके साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सके। सीमांत किसानों को अगर सहायता करनी है तो इसमें पॉलिसी मैटर में चेंजेस ले आना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी मैटर में चेंजेस ले आना पड़ेगा। उसमें ये बात हुई कि छोटे किसान जो डेयरी फार्मर हैं उनकी किस तरह से सहायता किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि आज हमारा हिंदुस्तान लगभग 138 से 140 मिलियन टन दूध पैदा करके विश्व में नंबर 1 पर है, लेकिन उसमें से 70% दूध छोटे किसानों से आ रहा है, जिनके पास खाली 2-3 गाय हैं, 4 गाय हैं, छोटे किसान हैं। जब तक उनको पॉलिसी के जरिए, किसी मेथड के जरिए, जब तक हम उनका रेट नहीं बढ़ाएंगे दूध को, किसानों को जब तक उससे फ़ायदा नहीं होगा तो कोई भी किसान डेयरी फार्मिंग नहीं करेगा। उसी तरीके से
हर एक फील्ड में छोटे किसानों को जब तक हम इंसेंटिव नहीं देंगे, अपने प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कोई पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे, छोटे किसानों का भला करना मुश्किल हो जाएगा। तो उड़द की खेती से जुड़ी हुई जानकारियों के सिलसिले में आज केवल इतना ही। इसी के साथ हमारा पता नोट कर ले ताकि आप अपने सवाल हमसे पूछ सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा। आप हमसे संपर्क करने की तैयारी करें और तब तक याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।